नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, अब तक टाइम्स का जो स्पेशल प्रोग्राम है, चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आपको बता देते हैं, सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम था, हमारा कार्यक्रम लगभग सुबह 9 बजे स्टार्ट होना था। लेकिन आपको बता दें, जिस हस्ती को आज हम लेके आए हैं आपके लिए, उनका पेशा ही ऐसा है, जिसकी वजह से कार्यक्रम लेट हो गया। सेवा में रहते हैं 24 घंटे। आपको बता देते हैं, आज हम आप जिनसे बात कराने वाले हैं, वो हैं डॉक्टर परवेज सूफी। और ये आप देख सकते हैं, उनका ये छोटा सा स्केच बोल देंगे, हम बता सकते हैं स्केच है बेहद ही खूबसूरत। जिस तरह से ये है, उसी तरह से डॉक्टर परवेज सूफी भी हैं। स्वभाव, नेचर, सब कुछ इसी तरह से, स्माइल फेस। आज हम इनसे बात करने के लिए खास तौर पर पहुंचे हैं, और आपको बता दें हमारा विषय क्या रहने वाला है कि चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। उसकी मतलब आज हम बात करने वाले हैं, हम अपनी सेहत की बात करने वाले हैं, आपकी सेहत की बात करने वाले हैं। कई तरह की बीमारियों ने इंसान को जकड़ लिया है। इंसान बेहद परेशान है। कोई किस अस्पताल में, कोई किस में, कोई किस में, बस किसी तरह से ठीक होने की एक उम्मीद है, जो उसके साथ जी रहा है। लेकिन आपको बता दें, आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर परवेज सूफी से, जो हमें बताएंगे सेहत के राज, किस तरह से हमें स्वस्थ रहना है। डॉक्टर साहब, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी, आज का प्रोग्राम हमने लेट किया। हमारा टाइमिंग चेंज हो गया क्योंकि पेशेंट के कारण मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया। डॉक्टर साहब, अब तक टाइम्स का जो स्पेशल प्रोग्राम है, चाय की चुस्की, बात करेंगे उसमें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि हम किसी इस प्रोग्राम के विषय से हम लोगों तक कुछ अच्छी बातें पहुंचाएं, उनको उनके हेल्थ के बारे में कुछ अच्छी टिप्स दें। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि पूरा मामला इस समय बिगड़ा हुआ है। कोई भी आज हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो खाली हो। देखिए, हम जैसे पहले भी अभी पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं, कोविड की महामारी से पूरा दुनिया जूझ रहा था। और हमें ये भी पता है कि इंडिया में जब मानसून्स ख़त्म होते हैं तो कुछ मौसमी बुखार आते रहते हैं। पर ये टाइम के साथ आते हैं, टाइम के साथ जाते हैं। पर मुझे लगता है कि आज का मेन जो टॉपिक है, जिसके लिए हमें बात करनी चाहिए, वो ये है कि हम कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रखें, हेल्दी रखें, और कैसे अपने आप को बचाएं। क्योंकि आपको भी पता है कि अब पहले हम बताते थे कि हार्ट की बीमारियां 50 साल 60 साल में होती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि 25 साल से भी एंजियोग्राफी शुरू हो जाती है। 25 साल के लड़कों को अटैक आने शुरू होते हैं। इवन जिम में एक्सरसाइज करते करते लोग मर रहे हैं। आपने कुछ वीडियोस भी देखे अभी होंगे जस्ट उस एक पे। हाँ। नया मैटर आया है हाँ। सामने। और यंग एज में ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर की बीमारियां होना, मोटापा होना, एक जिसको हम कुल मिला के ये सारी बीमारियों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, वो चीज़ें होना, स्ट्रेस लेवल बहुत होना, स्ट्रेस लेवल से ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होना। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम इन चीज़ों को कैसे सही करें। तो मैं अभी जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं सबको यही एडवाइस करूँगा कि हमारा एक रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। नो डाउट कि आपकी एज कितनी है, वेदर यू आर 20 25 30, बट यू शुड हैव अ कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर वंस इन अ ईयर। और अगर आप नॉर्मल हो तो फिर वो वंस इन अ ईयर इज सफिशिएंट। पर अगर आप में कोई विशेष कारण पाया गया, आप ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो, डायबिटीज़ है, कोई हार्ट डिजीज़ है, या कोई भी प्रॉब्लम आपके शरीर में चल रही है, तो देन यू शुड हैव फ्रिक्वेंट कंसल्टेशंस विद योर फिजिशियन एंड फॉलो द डाइट प्लान्स, गाइडलाइन, सारी चीज़ें वो फॉलो करनी चाहिए, जिससे आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। सेकंड, हमें अपने शरीर के लिए कुछ समय ज़रूर निकालना चाहिए। 1 घंटा, आधा घंटा रोज़, जो अदर देन योर पर्सनल, ये जो आपका प्रोफेशन है उसको छोड़ के, जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप मजदूरी करते हैं, चाहे आप किसी दुकान पे काम करते हैं, चाहे आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पर अपने लिए ज़रूर आप आधा 1 घंटा निकालिए। उस आधे घंटे में चाहे आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है।
इस चीज़ से क्या होगा, वो एक तो आपके शरीर का जो सिस्टम है वो अच्छा रहेगा, आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, आप हेल्दी रहेंगे। दूसरा, इन चीज़ों से आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। और मेरी एडवाइस पर्सनली उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो यंग है, जो एडोलसेंट एज में है, उनसे यही निवेदन है कि अगर कोई एडिक्शन है उस एडिक्शन से दूर रहें, और साथ साथ में अपनी लाइफ में एक्सरसाइजेस, गेम्स का जुड़ाव करे। खास करके हरियाणा में तो बहुत कॉमन है, बहुत अच्छा है। इवन हरियाणा में गांव गांव तक, शहर शहर तक लोग आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, और जिम जाना यंग लड़कों का बहुत कॉमन है, स्पोर्ट्स में जाना। इवन हमने देखा कि अभी हरियाणा को गोल्ड मेडल पूरे देश के लिए मिले हैं। मिले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इस चीज़ से आप अपने जो पर्सनल काम है वो भी अच्छे कर पाते हैं। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, और इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रहता है। तो ये मेरी सबके लिए एडवाइस है, और इसको फॉलो करें। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह की एडवाइस दी जा रही है उसको फॉलो करना बड़ा जरूरी है। तो मैं डॉक्टर साहब से जान लेता हूँ, डॉक्टर साहब आपका परिचय क्या है? आप एक देश के दूसरे छोर से यहाँ हो, श्रीनगर से आप यहाँ हो, बड़ा ही मिडिल क्लास फैमिली से आप डॉक्टर बने हैं, और जिस तरह से आप करनाल में सेवाएं दे रहे हैं, बड़ा प्रभाव आपका पड़ता है यहाँ पर। कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत ही मेरे दिल से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है आपने। मेरा जो संबंध है, जो पारिवारिक संबंध, वो श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ मैं, J&K से। और काफ़ी सालों से मैं बाहर रह रहा हूँ। मैं दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद रहा हूँ जॉब के सिलसिले में। फिर मैं अल्टीमेटली, मेरा प्लान था कि मैं कश्मीर ही वापस जाके वहाँ काम करूँगा। पर मैं करनाल 2013 में आया, और करनाल में इतना प्यार मिला, और करनाल के लोगों से ऐसा एसोसिएशन हुआ कि तब से अभी तक मैं यही काम कर रहा हूँ। और होपफुली आगे भी मैं यहाँ काम करता रहूँगा, क्योंकि करनाल के लोग, करनाल के आसपास के लोग, ओवरऑल हरियाणा के लोग आर वेरी गुड एंड वेरी कोऑपरेटिव, एंड आई हैड वेरी गुड टाइम इन लास्ट सो मेनी ईयर्स हेयर। और आई होप कि आगे भी मैं लोगों को अपनी सेवा दे पाऊँ। डॉक्टर साहब, आपका जो स्टूल है काफ़ी बिजी रहता है आपका, पता नहीं कब किस समय कॉल आ जाए और आपको इमीडिएटली पेशेंट को देखने जाना पड़ता है। जिस तरह से आप रात को भी गई हैं और सुबह मेरे साथ जो आपका टाइमिंग था वो लेट हुआ है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? देखिए, मतलब डॉक्टर के लिए आजकल के ज़माने में काम करना, और आजकल के शेड्यूल के हिसाब काम करना बहुत ही मुश्किल है। दो तरीके का काम होते हैं। एक तो जैसे आप ओपीडी में देख रहे हो पेशेंट, आपने अपने दिन की ओपीडी कर ली, और रात में आपको कोई फ़ोन नहीं आएगा, और आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। पर जो काम हम करते हैं, इसमें हम अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं हैं। हम हॉस्पिटल में हैं, दिन में भी पेशेंट आएगा, रात को भी। अगर पेशेंट क्रिटिकल है तो उसको देखने आना है, उसको देखना है हमें, और रात की नींद में उठ के भी आना है। पर मुझे लगता है कि बहुत डिस्टर्बिंग होता है, पर लास्ट में जब अगर वो पेशेंट ठीक हो जाता ठीक है, हो जाता है। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, एक मोटिवेशन होता है। जो हमारे लिए प्राइमरली डॉक्टर के लिए एक मोटिवेशन है, वो है कि आपका पेशेंट ठीक हो गया, उसके घर वाले खुश है, उसके परिवार में खुशियाँ खुशियाँ आ गई। तो ये एक स्पार्क होता है जिसकी वजह से ये काम कर पाते हैं। मुझे लगता है कि पैसा, इससे पैसे का कोई रिलेशनशिप नहीं है। नो डाउट डॉक्टर्स ठीक पैसा कमाते हैं, आई एग्री विद दैट। पर जो ये किक होना, क्योंकि रात की नींद हर कोई समझता है, रात की नींद छोड़ के आना, फैमिली को छोड़ के आना, बच्चों को छोड़ के आना, इट इज़ वेरी टफ। और आजकल के ज़माने में तो और भी मुश्किल है ये सारी चीज़ें। डॉक्टर साहब, किस तरह सा ये जो जो चैलेंज भरी जिंदगी है, भी आप लोग इमरजेंसी भी देखते हैं, उसके अलावा जो आपके यहाँ पर इमरजेंसी के अलावा आपकी जो क्या बोलते हैं कि सीरियस पेशेंट वार्ड होते हैं जो, उनको भी देखते हैं, उसके बाद ओपीडी भी देखते हैं, कैसा महसूस कैसा करते हैं? कि मैंने यही बताया कि जो सिग्नस यहाँ पे 2013 में खुला था, तब आपको भी पता है कि करनाल के जितने भी पेशेंट सीरियस होते थे उनको रेफ़र ही किया जाता था। और उसमें से मैक्सिमम लोग पीजीआई चंडीगढ़ या पीजीआई रोहतक, जो कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, वहाँ तक पहुँचते ही नहीं थे। पर यहाँ पे सिग्नस आने के बाद हमने एक पहल की। हमने इस इंस्टीट्यूट को एक नए मोड़ पे लिए, कैथ लैब बनाई,
गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट लाया, दूरबीन के जो एंडोस्कोपीज, बाकी प्रोसीजर, क्रिटिकल पेशेंट्स, वेंटिलेटर वाले पेशेंट वो लेने शुरू कर दिए। फिर हमने अपने पैनल ले लिए हरियाणा गवर्नमेंट के, ईएसआई के, आयुष्मान के, जिसकी वजह से जो लोग बेचारे कंपनीज में काम करते हैं, जिनको ट्रीटमेंट के लिए, पैनल के लिए दिल्ली चंडीगढ़ जाना पड़ता था, वो इतना महंगा था कि वो फिर कैश पे ही कराते थे। आज आप देखोगे कोई मारुति में काम करता है, कोई टोयोटा में काम करता है, वो आके अपना इलाज कैशलेस करा सकता है। तो ये सुविधाएं एक पहल थी, सोच थी हमारे डायरेक्टर्स की, हमारी टीम की। नो डाउट आज करनाल में बहुत सारे हॉस्पिटल है जो पैनल्स पे हरियाणा गवर्नमेंट के, ईएसआई के, ईसीएचएस के, पर वो पहल की शुरुआत हमने की थी। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज एक करनाल को देखा जाए तो एक मेडिकल हब की तरह बन चुका है करनाल, और आने वाले समय में करनाल मेडिकली और इक्विप हो जाएगा और अच्छी सर्विसेज देगा। और डॉक्टर के लिए इमरजेंसी देखना, आईसीयू देखना, क्रिटिकल पेशेंट देखना चैलेंजिंग ज़रूर है, पर एक मोटिवेशन है, इसीलिए हम ट्रेन हुए हैं और ये हम करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप एक जाने माने डॉक्टर हैं और बीमारी को अच्छे से पकड़ देते हैं। करनाल की अगर सेहत की बात करें, करनाल की सेहत कैसी है? करनाल बहुत अच्छी सिटी है एज़ कम्पेयर टू अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड एनसीआर। अगर हम बात करें फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, आपको भी पता है कि वहाँ सर्दियों के महीनों में तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। करनाल अभी भी एज़ कम्पेयर टू पोल्यूशन कंसिडर करें तो बहुत कम है। मैं मानता हूँ कि पहले हम बोलते हैं स्मोकिंग बंद करो, अल्कोहल बंद करो, आप ठीक हो जाओगे। आजकल के ज़माने में हमें स्मोक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन इतना है, हम बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, और अगर हम फिर और स्मोक करते हैं तो हम उसको ऐड करते हैं। उस कंपैरिजन में करनाल अभी बहुत बेटर है। करनाल बहुत खुला खुला शहर है। अभी काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स, स्मार्ट सिटी होने के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है। अभी हम एनडीआरआई का रोड देखिए, आप वहाँ साइकिलिंग कर सकते हैं, आपके लिए ट्रैक बना हुआ है, आप वहाँ दौड़ सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपके लिए हर सेक्टर में पार्क बनी हुई है, वहाँ ओपन जिम्स लगे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो वी कैन कन्वर्ट करनाल इनटू ए हेल्दी सिटी, एंड नो डाउट वी हैव ऑल द फैसिलिटीज टू डू दैट। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आपको बता दें कि करनाल की जो सेहत है वो काफ़ी हद तक ठीक है। पॉलिटिकल इश्यू होते हैं, उनका मैटर अलग है, वो किसी पॉलिटिशियन से बात करेंगे तब आपको करनाल की अंदर की सेहत बताएंगे कि अंदर करनाल में कौन कौन सी बीमारियां लगी हुई हैं। तो डॉक्टर साहब, आप किस तरह के यहाँ पेशेंट्स ज़्यादा देखते हैं? क्या रहता क्या है उसके अंदर? भी कोई सीरियस पेशेंट आ जाता है तो कितना चैलेंज रहता है ठीक करने का? कि हमारा डे वन से भी ही टारगेट जो सिग्नस हॉस्पिटल करनाल का है वो है ट्रॉमा। जो एक्सीडेंट से ग्रसित पेशेंट होते हैं, जिनको मोस्ट ऑफ द टाइम आज की डेट में भी हॉस्पिटल्स में जाके रिफ्यूज़ होते हैं, फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो हम वी आर स्पेशलाइज्ड फॉर टेकिंग ट्रॉमा, जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं। दूसरे, हमारा मेडिसिन का डिपार्टमेंट है जिसमें हम क्रिटिकल पेशेंट जो कोविड में हमने देखा, डेंगू में देखा, बाकी बुखार होते हैं उनके पेशेंट्स होते हैं। यहाँ न्यूरो सर्जरी स्पेशलाइज्ड होती है, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन ब्रेन सर्जरीज होती हैं। तो ओवरऑल मैं बताऊंगा जितने भी क्रिटिकल पेशेंट होते हैं हम, और ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं, वी आर स्पेशलाइज्ड फॉर दैट। एंड दिस इज़ द हॉस्पिटल वेयर यू विल गेट रेस्पॉन्स इमिजिएटली। यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी रहेगी, फैसिलिटीज़ रहेंगी, और हम आपको जितना भी हमारे बस में है स्टेबलाइजेशन करने का और आपकी जान बचाने का, उस पर जोर लगाते हैं। डॉक्टर साहब, कितनी टीम है जो आपके साथ दिन रात एक होकर काम करती है? हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 कंसल्टेंट्स है जो 24 आवर हमारे साथ एसोसिएटेड है, और जो हमारे सैलरीज पे होते हैं, सैलरीज के वो पार्ट टाइम हमारे साथ नहीं है, और जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है वो हमारे साथ अवेलेबल रहते हैं। उसमें मेजरली हमारे जर्नल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर, एनेस्थेटिस्ट, इंटरनल मेडिसिन, ये कुछ मेजर ब्रांचेस है जिनकी आपकी इमिजिएटली ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, कोविड की बात करें, कोविड की तीसरी लहर की बात चल रही है और केसेस भी बढ़ने शुरू हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि कोविड चला गया है या वापिस आएगा या है? देखिए, इसमें मैं ये बताऊंगा कि प्रशंसा करनी पड़ेगी गवर्नमेंट की, जिस जिस तरीके से उन्होंने एक टारगेटेड वैक्सीनेशन प्रोग्राम
क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इटली की बात करें, ऐसे कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, आपका वैक्सीनेशन करना और पेशेंट को वैक्सीनेट करना बहुत इजी है, क्योंकि लिमिटेड लोग हैं जिनको आपको वैक्सीनेट करना। पर इंडिया जो कि बहुत डाइवर्स कंट्री है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें इतना सारा वैक्सीनेशन होने के बाद जो अभी हमारा कंट्रोल है, मुझे लगता है वैक्सीनेशन का एक मेजर रोल है, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि वैक्सीनेटेड है तो आपको बचाव रहेगा। और जैसे कि तीसरी है, WHO की बात करें या एक्सपर्ट्स की बात करें, अभी देयर इज़ अ रिस्क दैट देयर माइट बी अ थर्ड वेव, बट ऐसा श्योर बताना तो, पर वायरसेस का ये होता है, जैसे ये वापस आते हैं, इनके स्ट्रेन चेंज होते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है। डॉक्टर साहब, किस तरह से निकला आपका ये कोरोना का दौर? पर्सनली भी बहुत बुरा निकला और ओवरऑल भी बहुत बुरा निकला, क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ तो मैंने डे वन से ख़राब पेशेंट लेने शुरू कर दिए थे, जिनके ख़राब नमूनियाज थे, वेंटिलेटर पे जाते थे, और एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया कि मुझे कोरोना हो गया होगा, जो कि बहुत ही एक मिसकंसेप्शन था। मेरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ था तब, और जब मुझे खुद को कोरोना हुआ तो आई वाज बेड रिडन फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के लिए मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाया। तो पर्सनली तो बहुत बुरा था, और लोगों की हालत कोरोना में देख के बहुत सारे लोग एक्सपायर हुए। बहुत सारे फैमिलीज़ ने अपने जो उनके पारिवारिक लोग थे, अपने भाई बहन थे, वो खोए। बहुत डिस्टर्बिंग था। अभी भी उस ट्रॉमा से हम बाहर नहीं निकले। इवन मैं आपकी बात करूं या किसी की भी बात करूं, अंदर ही अंदर एक एक परेशानी है जो अभी भी कंप्लीटली नहीं निकली। अभी रेडियो ये ऑरेंज जो है हमारा एफएम, रेडियो ऑरेंज, उनका एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी हमने यही बताया कि लोग इससे बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, आज आप मार्केट में जाते हैं, आज खुशियाँ दिख रही है, दिवाली का टाइम है, हर तरफ से लाइट्स है, तो एक 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 पॉजिटिव नोट की तरफ जा रहे हैं। पर लोग डेफिनेटली, लोगों के अंदर डिप्रेशन है, लोगों के अंदर परेशानी है, जिस 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 चीज़ से हम बाहर आए हैं। डॉक्टर साहब, इस समय फेस्टिवल सीजन चल रहा है। दिवाली आ चुकी है, आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। दिवाली पे विश करना चाहेंगे आप लोगों को? दिवाली की बात अभी मैंने शुरू की थी। मैं पूरे करनाल के, पूरे हरियाणा के और पूरे देश के और पूरे दुनिया के लोगों को, जहाँ भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये दिवाली हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दिवाली जिस फेज़ से हम निकले हैं, उस फेज़ के बाद एक खुशी की लहर, जो कि मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हमारे अंदर जो परेशानी और दिक्कतें हैं उसको दूर कर दे, क्योंकि फेस्टिवल्स इसी तरीके से आते हैं और हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। इसमें अपने घर के लोग, रिलेटिव्स एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो बहुत एक पॉजिटिव नोट है। आपने देखा होगा कोविड में, घर में, एक ही घर में दो लोग नहीं मिल पाते थे, एक आइसोलेशन में होता था, एक नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल रूम में होता था। तो बहुत बहुत बधाइयाँ सब लोगों को, एंड आई प्रे कि ये दिवाली सब लोगों के लिए खुशियों का तोहफा बने और हर किसी के घर में खुशियाँ लेके आए। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इस समय जो दिवाली का पर्व आ रहा है और भी बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, इसमें लोगों को किस तरह से अवेयर रहना चाहिए, किस तरह से खुद को बचा के रखना चाहिए? क्योंकि बीमारी का कुछ मालूम नहीं है। डेंगू जो है, डेंगू के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। देखिए, मतलब साइंटिफिकली देखें कि अगर आप वैक्सीनेटेड है, बहुत सारी कंट्रीज़, यूएस और बाकी कंट्रीज़ में मास्क तो बंद कर दिया कि मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अभी काफ़ी सारे वायरल फीवर्स हमारी कंट्री में बहुत होते हैं, चाहे कॉमन फ्लू हो जिसके बाद नमूनिया बनना शुरू होता है, डेंगू है, मलेरिया है, स्क्रब टाइफस, चिकनगुनिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यही सबसे निवेदन करूंगा कि अगर वो मार्केट जाए, दिन में फुल स्लीव्स कपड़े पहने, ताकि उनको मॉस्किटो बाइट ना हो, मच्छर के काटने से दिक्कत ना हो। और दूसरा, अपने घर में जो मॉस्किटो कॉइल्स है और वो सारी चीज़ें यूज़ करे। अपने एसीज़ है उनकी सर्विस करा के साफ़ सुथरा कर दे। कूलर्स है उनका पानी फेंक दे। वाटर लॉजिंग जो आसपास में होती है उसको प्रिवेंट करे कि आसपास में पानी भरना ना दे। अगर कहीं भरा है उस पर कैरोसिन ऑयल छिड़के, या गवर्नमेंट से करके करवा दे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट।
और दूसरा, कोविड अगर वैक्सीनेटेड है तो पॉसिबिलिटी कोविड होने की कम है। अभी उतना ट्रांसमिशन भी नहीं है, आप देखेंगे केसेस बहुत ही मिनिमम है, पर फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर पे आप मास्क लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, ये जो कोविड है ये ख़त्म कैसे होगा? आप लोग मेडिकल लाइन के अंदर हैं, आपको क्या लगता है ये ख़त्म होगा या ज़िंदगी भर साथ चलेगा? कोई भी वायरस कंप्लीटली ख़त्म नहीं होता, पर उसका ट्रांसमिशन ब्रेक करना होता है कि एक दूसरे से जो फैलना है वो बंद करना है। तो उसके लिए वैक्सीनेशंस हमने की है, जिससे हमें इम्यूनिटी बनी है। बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो गए जिससे उनकी इम्यूनिटी डेवलप हुई। तो जो क्रॉस ट्रांसमिशन होता है, एक दूसरे से फैलता है, वो बंद हो जाता है। पर वायरस तो ख़त्म नहीं होता। पर जब कम्युनिटी में ओवरऑल, मतलब हम 3 लोग इस कमरे में बैठे हैं, तो हमें एक बार कोविड हुआ या वैक्सीनेट हुए तो इम्यूनिटी आ गई, तो फिर उसका ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाता है। जैसे वो जिस तरीके से फैल रहा था एपिडेमिक के तरीके से, उस तरीके से नहीं फैलेगा। इक्के दुक्के केस आने पॉसिबल है, पर हाँ, अगर वायरस का स्ट्रेन चेंज होता है, जैसे अभी डेल्टा वायरस ऐसे करके आपने मीडिया में सुना होगा, तो उसमें दोबारा एपिडेमिक होने का रिस्क रहता है। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता क्या कैसे किस तरह से हम इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे? मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन एक मेजर रोल है। गैदरिंग्स पे जो पहले प्रोहिबिशन थे अब तो ख़त्म हो गए, अब तो नॉर्मल हो गया। पर अभी भी अपने आप को ठीक रखने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं लास्ट चीज़ बताता हूँ कि हमें ओवरऑल सारी बीमारियों, खास करके कोविड को लेके नहीं, सारी बीमारियों से कैसे बचना चाहिए, वो है कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, हार्ट डिजीज़ या किसी तरीके की बीमारी, उसका प्रॉपर इलाज करें। नंबर 2, अगर आपका मोटापा है तो अपना डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइजेज, डाइटरी कंसल्टेशन, वो सारी चीज़ें करिए। नंबर 3, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए एक्सरसाइजेज, गेम्स, ऐसा कुछ खेलिए। अगर ये 3 चीज़ें आप करते हैं तो ओवरऑल ही आपका हर बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी और आपके ठीक रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बाकी सब लोगों की ज़िंदगी परमात्मा अल्लाह के हाथ में होती है। कभी भी कोई बीमारी हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में लाने से हम काफ़ी चीज़ों को अपने बेटर कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और थोड़े से और लोग रहते हैं, उससे आपको लगता है देश सेफ हुआ है? बहुत ही बड़ा एक मार्ग अचीव किया है गवर्नमेंट ने। बहुत ही मैं तो प्रशंसा करता हूँ इस चीज़ की कि ये तो बहुत ही, मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया की हमारे एक डिस्ट्रिक्ट की जितनी पॉपुलेशन होती है यूपी में, उतनी तो कंट्रीज़ की पॉपुलेशन है। तो इतना बड़ा मार्ग अचीव करने से डेफिनेटली वी हैव अचीव्ड अ ग्रेट गोल। डॉक्टर साहब, मेरे साथ एक छोटे डॉक्टर परवेज हैं। ये जब आप ये देख लीजिए दोस्तों, ये डॉक्टर छोटे परवेज हैं। जब आप यहाँ अपनी ओपीडी में नहीं होते, इमरजेंसी में होते हैं, तब इनका काम क्या रहता है? बस दिस इज़ अ गुडविल गेस्चर फ्रॉम फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये यहाँ है, तो इट्स गुड। इनका प्रभाव रहता है यहाँ पर भी, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जी 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 भी डॉक्टर साहब अवेलेबल है यहाँ पर। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, कभी आप छुट्टी पे जाते हैं तो इनको साथ ले जाते हैं या यहीं रहते हैं? नहीं नहीं, ये ओपीडी में ही रहते हैं। ओपीडी में रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, बात करें आपकी परिवार की बात करें, तो किस तरह से पूरा परिवार भी मैनेज करना होता है? एक डॉक्टर का खुद का जीवन तो मरीजों की सेवा में फंसा होता है, फिर उसके बाद आप कोविड के पेशेंट देख, पता नहीं किस किस तरह की बीमारियों के पेशेंट आप देखकर जब घर जाते हैं, तब मन की स्थिति क्या रहती है? क्या फील क्या करते हैं आप उस समय? इस डर को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आपके पास छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि आई हैव 2 स्मॉल किड्स विद मी, और हॉस्पिटल में आप आ गए, फ़ोन आ गया, आपने कोविड का पेशेंट देख लिया, कोविड के पेशेंट को इंटुबेट कर दिया, या कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट देख लिया, फिर आप घर जाते हो, रात के 2 बजे हैं। अब हर बार डॉक्टर वापस जाके थोड़ी ना आएगा, हर बार अपने, बहुत ही, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसको समझना बहुत मुश्किल है। और कोविड में, मतलब हर इंसान को कोविड ने औकात दिखा दी और डॉक्टर्स को भी दिखा दी, और हमारी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हुई। मुझे कोविड हुआ, मेरी वाइफ को कोविड हुआ। हो सकता है क्योंकि मुझे जब कोविड हुआ, बच्चों ने माना नहीं अलग रहना, क्योंकि छोटे हैं तो आइसोलेट करना मुश्किल था। हो सकता है उनको भी हुआ हो तब, क्योंकि कफ तो उनको भी था।
तो बहुत ही इट वाज रियली चैलेंजिंग और बहुत टफ है। डॉक्टर साहब, इस समय ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे लोग ज़्यादा ग्रस्त हो रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं? अभी वायरल फीवर चल रहा है, मौसमी बुखार, जैसे मैंने बताया कि मानसून के बाद डेंगू होता है, पर अब की बार डेंगू बहुत ही वायलेंट तरीके से हुआ है। काफ़ी लोगों को निमोनिया डेंगू के बाद बनने शुरू हुए, जो पहले देखने को बहुत कम मिलता था। पर हाँ, डेंगू एक ऐसी बीमारी है, टाइमली इलाज करे और अच्छे से इलाज हो तो पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो घबराने की बात नहीं है। मैं सब लोगों को ये बताऊंगा कि अपने लक्षण अच्छे से पहचाने, अच्छे से ट्रीट करे, टाइमली ट्रीट करे तो सब ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है, डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कैसे कम होंगे? ये क्या चक्कर क्या है ये डायबिटीज़ का? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली मैं मानता हूँ कि जितने भी लोग हम किसी भी बंदे को आप ले लीजिए, हम उसको बोलते हैं कि ये डायबिटिक नहीं है, पर ये मानना गलत है। हम हर एक बंदे को आप प्री डायबिटिक मानते हैं कि अगर इसने मोटापा बढ़ा दिया, इसने एक्टिविटी कम कर दी, इसने अपने शरीर का जो स्ट्रक्चर है चेंज कर दिया, तो आने वाले समय में इसको डायबिटिक बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखेंगे हमारा फूड हैबिट्स, हमारा लाइफस्टाइल, सब कुछ खराब हो चुका है। उसकी वजह से आप देखेंगे हर घर में दो तीन डायबिटिक पेशेंट्स हैं। ये हर घर की बात है। तो फिर सवाल का जवाब वही है, आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, आप कैसा खाना खाते हैं, जिसका कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं। लोग तो प्रेफर करते हैं कि मुझे दवाई दो, पर एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, घुटनों में दर्द हो रहा है। तो वो घुटनों का दर्द कब ठीक होगा? क्या वो आज ठीक होगा, कल होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको किसी ना किसी दिन अपना शरीर चलाना ही पड़ेगा अगर आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। अगर आप कंपेयर करेंगे फॉरेन कंट्रीज से, डेवलप्ड कंट्रीज से अपनी कंट्री को, आप यहाँ देखेंगे यहाँ का लाइफस्टाइल, हमारा बॉडी का शेप बहुत ही ख़राब है। वो उनका रेगुलर एक्सरसाइजेस होते हैं, वो ज़्यादा फिट होते हैं हमसे, और उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होते हैं। तो मैं सबसे यही बोलता हूँ कि 3 चीज़ें, 1 डाइटरी कंट्रोल, 2 एक्सरसाइजेज, 3 गेम्स। तो ये सारी चीज़ें अडेप्ट कर लीजिए, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से अपना बिहेवियर चेंज करिए, अपने आप सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। डॉक्टर साहब, कल एक बड़ी खतरनाक खबर आई है। एक खिलाड़ी जिम में एक्सरसाइज कर रहा था और लगभग 2 घंटे लगभग उसने एक्सरसाइज की और हार्ट अटैक होता है, उसकी मौत हो जाती है। डेंजरस हो गया। आदमी क्या सोचे, क्या करे? बड़ी परेशानी वाली बात हुई है और ये मामला इस समय बड़ा गरमाया हुआ है। बहुत ही मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी जिसमें यंग लड़के जिम करते हुए गिर रहे हैं, या अभी भी देख रहे हैं आप एक जो वर्ल्ड कैप्टन थे किसी क्रिकेट के, प्रोबेबली जो अंडर 19 था, उसके कैप्टन एक्सपायर हुए थे। और पर कुछ हार्ट डिजीज़ेज़ ऐसे होती है, आपने पहले भी सुना होगा कि फ़ुटबॉल खेलते खेलते फुटबॉलर मर गया। तो कुछ हार्ट डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें हार्ट डायलेट हो जाता है और अचानक से, तब तक आप ठीक रहते हैं पर अचानक से आपको एरिथमिया होकर डेथ हो सकती है। पर हाँ, अभी भी कुछ दिन पहले हमने एक बच्चे की एंजियोग्राफी की जो दिल्ली से आया था, करनाल किसी शादी में या किसी से मिलने, चेस्ट पेन करके आया, 3 नसें बंद थी उसकी, और फिर बाईपास के लिए हमने एडवाइस किया उनको यहाँ पे। तो 29 साल में अगर आप किसी को बाईपास सर्जरी एडवाइस करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कंडीशन कहाँ पहुँची। इसमें जो श्रेय जाता है तो मेजरली हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को जाता है। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, आपको कितना स्मोक, आप जा रहे हैं, आप डीजल की गाड़ियाँ, पेट्रोल की गाड़ियाँ, इंडस्ट्रीज़, इतना पोल्यूशन आप दिन भर पी रहे हैं, तो स्मोकिंग तो एक एड ऑन फैक्टर हो गया, तो उसमें श्रेय जाता है। दूसरा हमारा डाइट, एडिक्शंस, बहुत ख़राब सिचुएशन है। तो इस पे हमें पर्सनल लेवल पे हमारे संस्थाओं को, हमारे सब लोगों को, इसमें एनजीओज को, सब, हाँ बिल्कुल सबको मिल के हमें काम करना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स करेंगे, हॉस्पिटल तो ट्रीटमेंट करेंगे, जो बीमार हो गया प्रिवेंटिव लेवल पे हर स्तर के लोग, उनको मिल के सामने आके एक हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस जो चाय की चुस्की प्रोग्राम है अब तक टाइम्स का, कैसा रहा है? सच में बताना, लग कैसा रहा है?
क्योंकि हमारे कार्यक्रमों को लेकर कई लोगों की बहुत धारणाएं बन जाती हैं। कुछ आपके मन में भी चल रहा था कि इस प्रोग्राम में क्या होगा? बहुत ही वंडरफुल है। जहाँ पर भी मेरा मानना है, जिस भी प्रोग्राम के माध्यम से आप कोई भी बात किसी के दिल तक पहुँचा रहे हैं और उससे उसकी फैमिली को या पर्सनली उसको फ़ायदा मिलता है, तो उससे बड़ा काम, उससे बड़ा कार्य कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो आप काम कर रहे हैं, इसको प्रिवेंटिव हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ सिटी, इन तरीक़ों से किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। इट्स वंडरफुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की है। थैंक यू वेरी मच। और सब लोग जो मुझे देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जाने से पहले डॉक्टर परवेज से आप मिल लें एक बार, कभी आपका दिल करे और डॉक्टर साहब ना हो। उनका ये बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर एक डेमो कहेंगे, डेमो है, आप उनसे मिल सकते हैं। और दोस्तों फिर जाने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, घटना ये सच्ची घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों बता देते हैं, कोविड के समय की घटना है। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है चंडीगढ़ से कि सुखीजा जी मेरा कोविड का टेस्ट करवा दीजिए। अब मेरे बहुत नियर एंड डियर थे, आए मेरे पास, मैंने उनको चाय पानी खातिरदारी की, खूब बढ़िया, अपने साथ बिठाया, गले मिले, सब कुछ हुआ। लेकिन दोस्तों जब मैंने उनका कोविड का टेस्ट कराया, यकीन मानना दोस्तों वो पॉजिटिव निकले। और उस जब मुझे बताया कि आपके दोस्त पॉजिटिव हैं, दोस्तों 10 कदम तो वो मुझसे दूर हो गए और 10 कदम उस समय मैं खुद दूर हुआ। दोस्तों आप सोच सकते होंगे कि हमारे दिमाग के अंदर उस समय किस तरह का स्ट्राइक हुआ, ऐसी कौन सी चोट लगी कि 1 सेकंड के अंदर हमारे रिश्तों के अंदर कोविड की दरार आ गई। नहीं दोस्तों, इस दरार को हमने वहीं तोड़ा और अपने दोस्त का इलाज कराया और हमारे दोस्त जो थे ठीक हुए और बड़ा ही बढ़िया तरीके से आज भी समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का ये स्पेशल प्रोग्राम, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। हम चाहेंगे इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, आप हमसे जुड़े, हमसे बात करें। हम आपको आपकी जो योग्यता है, आपके जो कार्य प्रणाली है, जो आपने जीवन में किया है समाज हित में, उसको दिखाने के लिए तैयार है। आप बने रहे मेरे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।